हेलो एंड वेलकम टू द इसकी स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। चलिए आज बात करते हैं कि आज इस लेक्चर में हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये आपका क्लास 11 का चैप्टर है और फिर उसके बाद इस ईयर में MHT CT 2021 में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत कम समय में आप इसको कवर कर सकते हैं और इस चैप्टर में कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बस दो दो तीन तीन लाइन में आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन सबसे महज इंपॉर्टेंट जो बात है इस चैप्टर की वो है आपकी कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप कितना भी जोर लगाइए फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में आपको क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो आपकी कंसेप्ट जो है भैया वो तो डिटेल में आपको आना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि जितनी भी कंसेप्ट है, डिटेल कंसेप्ट है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, उसके बारे में कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, कब हम इसका यूज करेंगे, कितने इसके फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना होता है, ये ठीक है, ये सारी हम चीजें देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन में परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, कैसे उसके साथ डील करना है, ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि परम्यूटेशंस क्या होता है, देन आफ्टर हम आएंगे कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ये ठीक है, तो परम्यूटेशंस देखिए, पहले एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें को हम आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास वर्ड है, जैसे मान लेते हैं एंड, ये वर्ड है END। ठीक है, END ये कोई हमारे पास वर्ड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस वर्ड के जितने लेटर है, 3 लेटर है END, इसको रीअरेंज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, यही सवाल है कि हाउ मेनी वर्ड आर देयर पॉसिबल बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एंड। तो आप कितने बना सकते हो? तो लॉजिकली आप बोलोगे सर END ये तो पहला खुद वर्ड हो गया, फिर उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि E से स्टार्ट किया, फिर सेकेंड पे D रखा और लास्ट में N को रख दिया, ये सेकेंड पॉसिबल वर्ड हो चुका है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर देखो यहाँ पे E से स्टार्ट किया था, अब हम D से स्टार्ट करेंगे, तो D से स्टार्ट करेंगे तो N बचा और E बचा, और फिर लास्ट में क्या कर सकते हैं, इसके बाद E और N की सीक्वेंस को हम रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आया E, यहाँ पे आया N, फिर हो सकता है E से शुरुआत किया, D से शुरुआत किया, अब स्टार्टिंग हम क्या करेंगे N से भी कर सकते हैं, तो N यहाँ पे होगा E, यहाँ पे होगा D, और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की जो सीक्वेंस है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा D एंड यहाँ पे होगा E। तो कितने मिले टोटल वर्ड? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 वर्ड के अलावा आपको कोई भी दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंड इस वर्ड के जितने लेटर हैं उनका एट अ टाइम यूज करना है, तीनों को तीनों लेटर का यूज करना है, और कितने यहाँ पे जो है वर्ड पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा 6। अब चाहे ये वर्ड जो है वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड इसमें आएंगे जिसका मीनिंग होगा, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसका मीनिंग नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए कि परम्यूटेशंस होता क्या है। तो हर वर्ड में हमने क्या किया है कि जो हमारे लेटर थे E था, N था और D था, तो इसकी ही हमने क्या किया, जो सीक्वेंस है वो रीअरेंज किया हमने, कभी E को स्टार्ट में रखा, कभी N को, कभी D को, तो इसी को हमने सीक्वेंस को आगे पीछे करके अरेंज किया। तो अरेंज करके जो गिवन ऑब्जेक्ट थे उसी को रीअरेंज करके हमने जो इस्टेब्लिश किया है वर्ड, उसी को हम बोलेंगे परम्यूटेशंस। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट थी परम्यूटेशंस की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परम्यूटेशंस भैया क्या होता है, अरेंजमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर जो होती है वो मैटर करती है यहाँ पे। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर मैटर करती है? देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम END लिखते हैं, और कोई बच्चा बोलेगा सर E को ऐसे ही रखते हैं, N और D की सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर जो है उसको हम चेंज कर देते हैं।
तो ये वर्ड अलग हो चुका है और ये वर्ड अलग हो चुका है, दोनों में सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्डर को मिसमैच करते हैं या फिर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो इसका मतलब हमें जो परम्यूटेशन मिलेगा वो अलग काउंट होगा। जैसे ये एक अलग का वर्ड जो है काउंट हो रहा है, यहाँ पे ये सेकेंड वर्ड काउंट हो रहा है, मतलब दो ये अलग अलग वर्ड के तौर पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। इसी का मतलब ये है कि परम्यूटेशंस में कि जो ऑर्डर होती है उसका मैटर करता है। ठीक है, तो यही सब कुछ हम लिखेंगे कि यहाँ पे नोट करके हम लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल के जरिए आपको परम्यूटेशन जो कंसेप्ट है वो हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों को आया ही होगा कि भैया गिवन हमें ऑब्जेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा इंटरचेंज करना है। हो सकता है सारे ऑब्जेक्ट को चूज करना है, हो सकता है उसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट यूज करके हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, आगे चल के जैसे जैसे हम और भी क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे तो और ज्यादा डिटेल कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। तो नोट क्या है कि परम्यूटेशंस में जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, तो वही हम लिखेंगे इन परम्यूटेशंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग द ऑर्डर of arranging the object। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है। यहाँ पे लेटर थे तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इन परम्यूटेशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इज मैटर। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जब भी हम ऑर्डर जो है वो अगर चेंज करेंगे तो वो अलग परम्यूटेशंस की काउंट हम कर सकते हैं उसको। तो परम्यूटेशंस ये हर एक जो है वो परम्यूटेशंस है। ठीक है, तो टोटल कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हो चुके हैं यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 परम्यूटेशन आर पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 6 नंबर हमें प्रोड्यूस करेगा कि हाउ मेनी वर्ड आर देयर पॉसिबल बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एंड, तो आंसर होगा हमारा देयर आर 6 वर्ड पॉसिबल। तो ये 6 क्या है कि 6 ये है कि हम पॉसिबल वे है, नंबर ऑफ पॉसिबल वे, देयर आर 6 नंबर ऑफ पॉसिबल वे, कि 6 तरीके से हम जो एंड वर्ड के जो लेटर है इसको सीक्वेंस करके ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये 6 नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ वे। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेसिकली हमें यही करना है, परम्यूटेशन में नंबर ऑफ वे और जो कॉम्बिनेशंस होगा उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 to 3। तो ये हमें गिवन ऑब्जेक्ट है 1 2 एंड 3, दीज आर द गिवन ऑब्जेक्ट, और हमें यूज कितने करना है, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो कितने डिजिट का होना चाहिए भैया, 3 डिजिट का। तो इसका मतलब हमें 1 को भी यूज करना है, 2 को भी यूज करना है और 3 को भी यूज करना है। मतलब जितने ऑब्जेक्ट हमें गिवन है उन सारों का हमें यूज करना है और ऐसा नंबर बनाना है जो कि क्या हो, 3 डिजिट का हो। ठीक है, इतनी बात है समझ में। तो कितने पॉसिबल वे है, आई होप कि आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको तुरंत हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तो अभी हम क्या करें कि जो इसकी फंडामेंटल कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। जो भी हम आंसर निकालेंगे इसके बाद फॉर्मूले से, तो इसके पीछे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये चीजें अगर क्लियर होगी तो आपको एग्जाम हॉल में या फिर एग्जाम पेपर में जो भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कोई बच्चा बोलेंगे सर 1 2 3 123 ऐसे नंबर बना सकते हैं, या फिर कोई बच्चा बोलेंगे सर 1 3 2 हो सकता है, जैसे कि एंड, इससे पहले एंड वर्ड के लेटर को हमने रीअरेंज किया था। हो सकता है 2 से शुरू हो, 3 फिर 1 हो, या फिर 2 1 3 हो, या फिर स्टार्टिंग 3 से हो, 3 1 2, या फिर 3 2 1। तो कितने पॉसिबल कितने 3 डिजिट नंबर आ चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देयर आर 6 नंबर विच आर 3 डिजिट आर पॉसिबल फ्रॉम यूजिंग ऑफ दैट डिजिट 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतनी जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि परम्यूटेशंस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
और सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिसको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल अप्रोच से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ठीक है, जैसे उसी का नाम है कि परम्यूटेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब सिंपल लॉजिक से, ऑब्जर्वेशन से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही सवाल लिया था, जैसे मान लेंगे एग्जांपल नंबर 1 कि जैसे हमने एंड ये वर्ड लिया था और इसके जो लेटर हैं इसका यूज करके हमें वर्ड बनाने थे और हमें पूछा गया था कि कितने वर्ड पॉसिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर है, 3 लेटर है और कितने सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, तीनों का यूज करना है। ये ठीक है। अब इसमें होगा क्या, परम्यूटेशंस में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि रिपीटेशन इज अलाउ एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो इस बात का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि 2 टाइप के क्वेश्चन होगी, रिपीटेशन जिसमें अलाउ होगा और एक इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा। तो देखिए अगर मैंने ई एन डी ये जो लेटर है, एक ई है, ये एन है, फिर डी है, अगर मैंने ई सबसे पहले यूज किया है तो रिपीटेशन नॉट अलाउ का ये मतलब है कि ई को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। मतलब ये वर्ड इसमें अगर ई यहाँ पे एक टाइम यूज हो चुका है तो दोबारा इसका यूज नहीं होगा। फिर दोबारा जो है या तो फिर हमें एन रखना होगा या फिर डी रखना होगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इस बात का क्या मतलब है कि ई को हम रिपीट भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा ई एन डी तो दोबारा भी यहाँ पे भी ई रख सकते हैं, यहाँ पे भी ई रख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जो क्वेश्चंस होगा वो क्या होगा, हमारा रिपीटेशन इज अलाउ। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही रहेगा कि कैसे हम दोनों क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउ के साथ भी एंड रिपीटेशन इज अलाउ के साथ भी। ये ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि एंड ये जो लेटर है इस वर्ड के कैसे हम बाय सिंपल लॉजिकल अप्रोच से भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसी को हम परम्यूटेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सिंपल लॉजिकल अप्रोच है, बाय ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते हो। देखिए हमें जो वर्ड बनाना है और ये चीज अगर आप लोगों को आ गई तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि परम्यूटेशंस के ऊपर कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आप उसके साथ डील कर सकते हो। ठीक है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए मान लेते हैं हमारे पास 3 बॉक्सेस है, यहाँ पे हम एक लेटर रखेंगे, जैसे ई रखा, यहाँ पे जो मिडल बॉक्स है उसमें एक लेटर रखेंगे, मान लेंगे एन है, लास्ट जो बॉक्स है उसमें हम एक लेटर रखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक एक बॉक्स में एक एक लेटर हम रखना चाहते हैं, तभी जाके हमारा जो है तीनों लेटर का यूज होगा, मतलब तीनों बॉक्स भरना कंपलसरी है। तो इस बात का क्या मतलब है कि सबसे पहले आए हम ये फर्स्ट बॉक्स फिल करने के लिए। अब बताइए फर्स्ट बॉक्स में हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो या तो फिर इसमें ई रख सकते हैं या एन रख सकते हैं या फिर डी रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं और या फिर डी भी रख सकते हैं। आई होप कि डी जो है वो रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा। ई भी रख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेंगे, डी भी रख सकते हैं और यहाँ पे एन था और डी भी रख सकते हैं। और मैं अगर पूछूं कि पहला बॉक्स फिल करने के कितने तरीके, तो आप बोलेंगे सर ई एन डी 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये 3 लिखा। ध्यान रखो फर्स्ट बॉक्स फिल करने के कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वे कितने हैं। तो ई भी रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं और डी भी रख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बॉक्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड बॉक्स कितने तरीके से भर सकते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि फर्स्ट बॉक्स में मैंने एक लेटर रख दिया है और क्योंकि क्वेश्चन है रिपीटेशन नॉट अलाउ, क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन आर एन ए का मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउ। उसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट या फिर जो नंबर होगा या फिर जो लेटर होगा, जो डिजिट होगा पहले यूज हो चुका है, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने कितना लेटर रखा, तो आंसर है एक ही लेटर रखा, या तो फिर ई या तो फिर एन या तो फिर डी। तरीके कितने इसको फिल करने के, 3 तरीके। कितने हमने लेटर अभी तक यूज किए हैं, 2 एक लेटर यूज किया, अभी कितने बाकी है, 2 बाकी हैं। तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, तो आंसर हो गए 2। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मान लेंगे कि फर्स्ट बॉक्स में हमने ई को जो है वो रख दिया, पुट कर लिया, तो सेकेंड बॉक्स में आप क्या क्या रख सकते हो, या तो फिर एन रख सकते हो या फिर डी रख सकते हो।
तो दोनों ही तरीके से सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे आप सेकेंड बॉक्स फिल कर सकते हो। या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हमने फर्स्ट बॉक्स में एन को रखा, वो सेकेंड बॉक्स में क्या रख सकता है, ई को भी रख सकता है या फिर डी को भी रख सकता है। यहाँ पे भी अगेन सेकेंड बॉक्स को फिल करने के दो ही तरीके हैं। ये डिटेल कंसेप्ट है बेटा, अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप तुरंत विद इन अ सेकेंड या फिर 10 सेकेंड 5 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने मान लेते डी जो है वो फर्स्ट बॉक्स में फिल किया है, तो सेकेंड बॉक्स में या तो फिर वो एन रख सकता है या फिर ई रख सकता है। मतलब हर एक केस में जो है केवल और केवल दो तरीके जिससे हम सेकेंड बॉक्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फील आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लास्ट बॉक्स है हमारा थर्ड बॉक्स, वो कितने तरीके से भर सकते हैं। ऐसे सोचो हमारे पास 3 लेटर थे, पहला लेटर यहाँ पे रख दिया, बचे कितने 2 लेटर, तो पहले को फिल करने के 3 तरीके। अब पहले बॉक्स में एक लेटर हमने रख दिया, अब कितने लेटर हमारे पास बचे 2, तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 2 तरीके, इसीलिए इसमें सेकेंड। अब तक कितने मैंने लेटर का यूज कर चुका हूं 2, अब बचा कितना लेटर, सिर्फ 1, तो थर्ड जो है वो बॉक्स फिल करने के कितने तरीके हमारे पास हो गए, तो आंसर है केवल एक ही होगा। जैसे कि पहले बॉक्स में अगर ई रखा, सेकेंड बॉक्स में अगर मैंने एन रखा, तो लास्ट बॉक्स में केवल मुझे डी ही रखना होगा, मतलब एक ही तरीका है। या फिर कोई बच्चा ऐसे बोलेगा सर फर्स्ट बॉक्स में ई, सेकेंड बॉक्स में डी, तो लास्ट बॉक्स में वो क्या रखेगा, एन रख पाएगा। मतलब तीनों डिजिट का यहाँ पे यूज हो चुका है, तीनों लेटर का। तो ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ई का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अगेन ई का करेंगे, यहाँ पे एन का करेंगे। मतलब हर एक केस में लास्ट बॉक्स जो है हमारा थर्ड बॉक्स, उसको फिल करने का केवल एक ही तरीका है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस बेसिक काउंटिंग से, बेसिक ऑब्जर्वेशन से हम ये पता करना चाहते हैं कि एंड इस लेटर के, इस वर्ड के जितने भी लेटर है एट अ टाइम सब कुछ यूज करना है, कितने जो है वर्ड बन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स भी फिल करना जरूरी है, कंपलसरी है, सेकेंड बॉक्स भी फिल करना कंपलसरी, थर्ड बॉक्स भी फिल करना कंपलसरी है। तो कंपलसरी जब है तो तीनों का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और आंसर कितना आएगा 6। देख लीजिए आंसर कितना है 6, और ये आंसर पहले भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे प्रोसीजर पता है तो ये एग्जाम में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो चल रहा है इसके पीछे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आपको एक अप्रोच होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसके पीछे। यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमने ये जो है वो पूरा क्लियर किया है। ये एग्जाम हॉल में नहीं करना है, एग्जाम हॉल में तो सिर्फ ये करना है 3 2 1, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आए, तुरंत आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आइए बढ़ते बढ़ते अभी आइए बच्चों एक सवाल लेते हैं। सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इफ नंबर 1 केस है आर ए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ, जो मैंने बताया था। सेकेंड केस है आर ए का मतलब हमने लिया कि रिपीटेशन अलाउ है। ये क्वेश्चंस में आपको गिवन रहेगा कि रिपीटेशन अलाउ है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे करना है, वही सिंपल तरीका हमारा, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये किसी को भी समझ में आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमें करना क्या है कि हमें कितने डिजिट जो गिवन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट गिवन है, तो कोई बात नहीं। हमें जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए। मतलब 5 नंबर में से एट ए टाइम कितने नंबर का, कितने डिजिट का हम यूज करेंगे, तो आंसर है 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउ हम देखेंगे केस नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स हो गए यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें हम एक एक नंबर उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो मान लेंगे कि ये फर्स्ट बॉक्स है, अब फर्स्ट बॉक्स इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी जो है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट कैसे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉक्स मुझे फिल करना है, तो फर्स्ट बॉक्स जब हम फिल करेंगे तो कितने मेरे पास पॉसिबल वे है, कितने नंबर ऑफ वे है ताकि मैं फर्स्ट बॉक्स फिल कर सकूं। तो यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, तो सब कुछ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इस बात का ये मतलब है कि 5 तरीके से जो है मैं फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉक्स मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे जो नंबर चाहिए वो 3 डिजिट का ही चाहिए।
इसमें एक डिजिट रखना होगा, इसमें एक डिजिट और इसमें एक डिजिट रखना होगा, तभी तो जाके 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर 4 डिजिट होता तो यहाँ पे और एक बॉक्स में ड्रॉ कर लेता। समझ रहे हो चीज को? तो यहाँ पे पहले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके आगे भैया? 5। अब सोचो पहले बॉक्स में कितने डिजिट मैंने यूज किया है? एक डिजिट। टोटल डिजिट कितने थे? 5। अब ऑलरेडी एक यूज हो चुका है, क्योंकि सवाल है रिपीटेशन नॉट अलाउ केस जो देख रहे हैं, तो उसमें उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके आएंगे? अब एक तो कम हो चुका है तो यहाँ पे आएगा 4। सेम लॉजिक से थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके आएंगे? अब 2 डिजिट यूज हो चुके हैं। ध्यान रहे यहाँ पे 5 और 4 ये जो है वो डिजिट नहीं है। यहाँ पे तो नंबर ऑफ वे से फर्स्ट बॉक्स फिल कर सकते हैं 5, सेकेंड बॉक्स फिल करने के तरीके 4 है। अब तक ये एक डिजिट यहाँ पे रखा, एक डिजिट यहाँ पे रखा, 2 डिजिट का यूज हो चुका है। टोटल डिजिट थे 5, 2 हो चुके, कितने बचे? 3 डिजिट। तो इसका मतलब है थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वे टू फिल द थर्ड बॉक्स इज 3। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये लगभग आपका कितना आएगा? एग्जैक्टली 60 आएगा। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट केस है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउ, समझ में आया होगा। अब केस नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ इस बात का मतलब क्या होता है और कैसे हमें इस क्वेश्चन को डील करना होता है। बस सिंपल अप्रोच, कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली देखने से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो सबसे पहले हमें जो डिजिट यूज करने हैं वो 3 डिजिट यूज करने हैं। मतलब यहाँ पे हमें 3 बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर लेना है। अब ये फर्स्ट बॉक्स है आपका, ये सेकेंड बॉक्स है एंड ये थर्ड बॉक्स है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स को फिल करना है तो कितने तरीके हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 ही नंबर है, 5 ही डिजिट है, तो 5 तरीके हैं। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, मान लेते कि इसमें मैंने 1 फिल किया, इस बॉक्स में मैंने 1 फिल किया। अब रिपीटेशन अलाउ का ये मतलब है इस 1 का दोबारा मैं इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूं। तो इस बात का ये मतलब निकला कि जब सर हम सेकेंड बॉक्स को फिल करने चलेंगे तो हमें कितने नंबर से हम सेकेंड बॉक्स को फिल कर सकते हैं? तो आंसर है 5। यहाँ पे 4 था, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे कम नहीं होगा, उसको दोबारा तो रीयूज कर सकते हैं ना। तो ये मतलब होता है रिपीटेशन अलाउ का एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ का। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो गए? तो 5। तो अगर ऐसा है तो कितने नंबर हम बना सकते हैं जो कि 3 डिजिट हो गए और विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5? तो आंसर है, सबको मल्टीप्लीकेशन में कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर विल बी 125 और यही हमारा आंसर होगा। मैं बच्चों आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस की लेवल हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। जो नंबर हम बनाएंगे वो इवन नंबर होना चाहिए। ध्यान रहे ये नंबर लिखा गया है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6? मतलब इस डिजिट का हमें यूज करना है और हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो नंबर हमें बनाना है वो इवन नंबर होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। और केस 1 है RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ, एंड RA मतलब रिपीटेशन, यहाँ पे नॉट अलाउ, यहाँ पे अलाउ होगा। तो चलिए पहले केस की बात कर लेते हैं। अब जो कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे जब हम ऐसे बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये हमारे यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस होगा। क्योंकि हमें ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है एंड ये 100 है, 100 प्लेस है। अब यूनिट प्लेस पे अगर हम 1 2 3 4 5 6 में से कौन से नंबर रख सकते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिले वो इवन मिले? तो यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं एंड 6 रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट के तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो हमें क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी जाके ये जो पूरा नंबर होगा 3 डिजिट वाला वो इवन होगा।
तो यूनिट प्लेस को बॉक्स को यूनिट प्लेस का जो बॉक्स है उसको फिल करने के कितने तरीके हैं, या तो 2 रख सकते हैं या 4 या फिर 3। तो तरीके कितने हैं, तो 3 तरीके हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, कितने डिजिट थे, 1 से लेके 6 डिजिट थे। कितने का यूज किया है, तो आंसर ये नहीं कि 3 का यूज किया है ना, ये तो 3 क्या है कि हम 3 तरीके से यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो केवल एक ही डिजिट का यूज हुआ है ना, बिल्कुल सही है। अब उसका दोबारा तो यूज नहीं कर सकते केस 1 में, तो इसका मतलब है 10 प्लेस का जो डिजिट है उसको फिल करने की कितने तरीके हो गए भाई, 6 हैं, 6 में से ऑलरेडी एक का यूज हो चुका है, अब बचे कितने, 5। तो यहाँ पे 5 तरीके से जो है वो 10 को हम 10 प्लेस पे जो बॉक्स है उसको फिल कर सकते हैं, उस डिजिट को फिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके लिए तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ये ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए, ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूनिट प्लेस के लिए रेस्ट्रिक्शन था, इसीलिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना सॉल्व करते हुए लेफ्ट राइट से लेके लेफ्ट से जाके सॉल्व किया है। ठीक है, ओके। सेम लॉजिक से 100 प्लेस का जो डिजिट है उसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, तो आंसर है 4। 6 थे भाई, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 डिजिट का यूज हो चुका है, अब दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब 4 होगा। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, तो आंसर इज कितना, 60। एंड यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस केस का, रिपीटेशन नॉट अलाउ का। ठीक है, अभी हम सेकेंड केस देखते हैं इसी क्वेश्चन का जिसमें रिपीटेशन अलाउ किया गया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो, हमें नंबर जो बनाना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए भैया, 3 डिजिट का। तो हमने 3 बॉक्स ड्रॉ करना है, ये 1 2 एंड 3। अगेन ये जो होगा ये यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस होगा, ये जानते हो आप, और ये 100 प्लेस होगा। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगेन हमें जो नंबर चाहिए वो इवन नंबर चाहिए, तो कैसे, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट। यहाँ पे कितने चांसेस है इस यूनिट प्लेस को फिल करने के, तो आंसर है 2 4 और 6, 3 ही तरीके हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कितने डिजिट का यूज कर चुके हैं, तो आंसर है 3 नहीं, एक ही डिजिट का। यहाँ पे तो एक ही डिजिट रखेंगे ना यूनिट डिजिट पे, तो एक डिजिट का यूज हो चुका है, तो टोटल डिजिट थे हमारे पास 6। अब क्योंकि केस नंबर 2 जो है रिपीटेशन अलाउ है, दोबारा रिपीट कर सकते हो उसी को। मतलब मान लेते यहाँ पे अगर मैंने 2 फिल किया, मान लिया कि 2 से यूनिट प्लेस फिल किया, दोबारा भी 2 में यूज कर सकते हो और भी दोबारा फिल कर सकते हो। मतलब ऐसा नंबर जो मिलेगा 2 2 2, ये अलाउ है, ये इवन भी है और 3 डिजिट भी है, इसमें रिपीटेशन अलाउ किया गया है। तो इस बात से क्या मतलब निकलता है कि 10 प्लेस का अगर हमें डिजिट फिल करना है, ये वाला, तो हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल थे 6, एक का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे माइनस हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ पे हमने माइनस किया है रिपीटेशन नॉट अलाउ में, तो टोटल यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 तरीके से, क्योंकि 6 ही हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे कोई भी नंबर में जो है फिल नहीं कर सकता था, वहां पे केवल और केवल ऐसा नंबर फिल कर सकते जो कि इवन हो, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेम लॉजिक से 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो आंसर है 6। इतना अगर आपको लॉजिकल अप्रोच आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप तुरंत जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नो कैलकुलेशन, बिल्कुल भी 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 3, सो आंसर विल बी 108 एंड यही आपका आंसर होगा। मैं आशा रखता हूँ बच्चों आपसे कि ये जो पहला टाइप था हमारा, ठीक है, टाइप नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चंस को, परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, जिसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, सिंपल लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए आपके सामने कि हो क्या रहा है, इससे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है सीईटी के टाइप 1 से भी सॉल्व होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। ये बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। अभी हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो लॉजिकल अप्रोच से, बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन से, या फिर उसी को हमने प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग कहा था, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी का जो टाइप 2 है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जो घुमा फिरा के क्वेश्चन होते हैं, वो फॉर्मूला बेस होते हैं। जैसे आपने एनपीआर का फॉर्मूला सुना होगा, है ना, और भी कई तरीके के फॉर्मूले होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें देखना है। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज पहले से हमें पता होना चाहिए,
वो होता है फैक्टोरियल नोटेशंस। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी में भी कहीं कहीं यूज होगा, कॉम्बिनेशंस वाला जो टॉपिक है उसमें भी यूज होगा। तो यहाँ पे हम अभी पहले कवर करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा टाइप 2 का जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस, कि फॉर्मूले के ऊपर जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए MHT CET में फैक्टोरियल नोटेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस आपको CET में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब ये नेचुरल नंबर है 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, इन सारों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको सिंपल ना इतना लिख के केवल मैं अगर इतना लिखूं 4 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल पढ़ते हैं, तो इसका यही मतलब होगा 4 फैक्टोरियल का कि भैया 1 से लेके 4 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। सिंपल सेम लॉजिक से अगर मैं ऐसे बोलूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इस बात का क्या मतलब होगा, 1 से लेके 3 तक हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बोलो या फिर फैक्टोरियल 3 बोलो। बहुत से बुक में आप फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, जो हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे वो ऐसे करेंगे। चलिए, फिर उसके बाद अगर ऐसा लिखा गया 1 से लेके 2 तक, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, और 1 का मतलब तो 1 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर उसके बाद आपको नोट डाउन करना है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो भी 1 होता है। ये चीज नोट डाउन करिएगा, ये याद रखना है आपको कि 0 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर मैं आपको बोलूं कि n फैक्टोरियल क्या है, अगर मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलते हैं, 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलते हो, 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लिकेशन। सेम अप्रोच रखिए और बोलिए n फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन, और n कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और करते करते कहाँ तक, n तक, तो मल्टीप्लिकेशन में लास्ट होगा n। इन सब का मल्टीप्लिकेशन मतलब n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, वो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर। अब कुछ जो फैक्टोरियल है वो हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल, 1 से लेके 10 तक जितने भी फैक्टोरियल है वो हमें याद रखना है। ठीक है, देखिए अभी बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे हमें फैक्टोरियल का यूज होने वाला है, तो हमें कुछ चुनिंदा फैक्टोरियल जो है उनका हमें आंसर पता होना चाहिए। जैसे 1 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, तो इसका आंसर 2 मिलेगा। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, चाहे 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 टू 1 लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब होगा कितना भैया, 6 होगा। फिर उसके बाद अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस बात का क्या मतलब होगा, यहाँ से लेके 3 6 होता है, 6 इंटू 4 दैट इज 24। फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा, 5 4 3 2 1, तो ये क्या होगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 5 दैट इज 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल जो है वो कितना होगा, 6 5 4 3 2 एंड मल्टीप्लिकेशन में 1, तो 120 इंटू 6, 12 6 72 एंड ये 0 भी होगा, हो गया 6 फैक्टोरियल। फिर 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कितना होगा, 5040। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगर 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 8 से लेके नीचे 1 तक जितने भी नंबर नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये कितना आएगा, 5040 को हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 40,320, ये आपका आंसर होगा। सेम लॉजिक से अगर 9 फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 9 से लेके 1 तक जितना भी नेचुरल नंबर है वो सबका मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 362880। और लास्ट में हमें याद रखना है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या होगा, वही सब चीज 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय कहाँ तक 1 तक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36, इस पे एक जीरो बढ़ाना है 36, फिर आएगा 28, फिर 800 आएगा 28800। इतना आंसर जो है वो 10 फैक्टोरियल का आएगा। तो ये हमें जो है कुछ फैक्टोरियल वो हमें याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो है हमें जाहिर सी बात है कि लड़ाई की इस बात की है कि किसको कितना नॉलेज है, इस बात की तो लड़ाई है ही, लेकिन कौन सा बच्चा कितने कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करता है ना। जो बच्चा जितने कम समय में सॉल्व करेगा जाहिर है उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, और वो 2 क्वेश्चन और ज़्यादा करेगा तो उसकी रैंक आगे बढ़ेगी। तो हमारे लिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कम समय में अगर हमें सॉल्व करना है तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे 10 फैक्टोरियल है, 1 से लेकर 10 तक जितने फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए, आपके टंग के ऊपर होना चाहिए। कभी अगर मान लेते 5 फैक्टोरियल का काम गिर गया तो हम 120 एज इट इज लिखेंगे। 6 फैक्टोरियल का कहीं हमें यूज होने वाला है तो हम सीधा लिखेंगे 720। 4 फैक्टोरियल तो याद होना चाहिए 24। ये ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट और याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय ये जितना भी है मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी हम पढ़ के 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 3 2 1, तो उसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये चीज समझ में ठीक है। सेम लॉजिक से अगर मैं बोलूँ 6 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही लिखा, इसमें कोई गलत नहीं है। 7 फैक्टोरियल को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे सर ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 8 फैक्टोरियल को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां तक मर्जी हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें आगे चल के यूज होने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का कन्वर्जन ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसी को 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी एक ही बात हुई। चाहे आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखो या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी बात से हम कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जिसको हमें देखना है। जैसे कि देखो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही लिख सकते हैं ना। देखो भैया 5 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब पहले लिखा 5 और 5 में से एक नंबर कम किया तो कितना मिला 4, तो इसको बोला 4 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाई, ये n है तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो n बाहर निकाला और n में से एक कम किया, उसका फैक्टोरियल लेना है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मैं बोलूं n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर n माइनस 1 बाहर निकालो और इसमें से एक को माइनस करो, तो n माइनस 1 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो कितना मिलेगा n माइनस 2, तो यहाँ पे होगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। सेम लॉजिक से अगर n माइनस 3 का फैक्टोरियल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर है n माइनस 3 बाहर निकाला, इसमें से एक को कम करना है, क्या होगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आया होगा। अब फैक्टोरियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आइए बच्चों कुछ फैक्टोरियल नोटेशंस के ऊपर बेस कोई क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते एग्जांपल नंबर 1 कि हमें 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या करना है 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, बेसिक फंडा तो ऐसा है कि ऐसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 इंटू 1, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हुआ और बचा कितना सिर्फ आंसर 42। तो यहाँ पे जो है ये स्टेप हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इतना लंबा लिखेंगे और फिर कैंसिल करेंगे, इसमें हमारा समय जा सकता है। तो हम क्या करेंगे सिंपल आइडिया ऐसे लगाएंगे
7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखेंगे। अब 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनली हमें क्या मिलेगा 42। देखिए आंसर सेम ही आया है, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। मान लेते कि एग्जांपल नंबर 2 हमारा है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 7 करेंगे इंटू 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो एंड यहाँ पे आंसर विल बी 56। ये ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका ऐसा है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों में से आपको देखना है कि जो बड़ा फैक्टोरियल वो कौन सा है, 10 फैक्टोरियल, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या होगा 12 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल का हमें आंसर पता होना चाहिए 2 होता है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से ये 12 6 टाइम कटेगा और 11 इंटू 6 कितना मिला 66, तो आंसर विल बी 66। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से जो है फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें सीईटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। तो बच्चों वाले सवाल है, अगर आपको ऐसे सवाल सीईटी में पूछेगा तो समझ लो आपके लिए वो बोनस मार्क्स हो गए। अब बढ़ते आगे। अभी आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं 7 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5। अगर ऐसे करना है तो ऐसे जवाब नहीं देना है कि 2 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा, नहीं 7 माइनस 5 2 यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं वैसे नहीं करना है। तो कैसे करना है, देखिए 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्या मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आंसर है हाँ। अंदर क्या बचेगा 42 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 42 माइनस 1 कितना मिला 41, और 5 फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना होता है 120 मल्टीप्लाइड बाई इसका आंसर कितना है 41। तो फाइनल आंसर जो है हमें वो कितना मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो कितना आएगा 4920, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया कि 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 दोनों में से बड़ा 6 फैक्टोरियल, तो 8 को ऐसे लिखेंगे 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट, ये 2 से ये 8 4 बार कटेगा एंड यहाँ पे 7 इंटू 4 कितना मिलेगा 28 मिलेगा, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बहुत बढ़िया सवाल है, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या करना है फाइंड x, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीनों जो यहाँ पे टर्म्स है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, तीनों का हम जो एलसीएम है वो सेम कर लेते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर में क्वांटिटी सेम कर लेते हैं और फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है 8 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, 6 फैक्टोरियल को भी हम 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हमें 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये है 1/6 फैक्टोरियल। अब इसको मैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 करता हूँ एंड ऊपर भी 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 करता हूँ, प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, इसको एज इट इज लिखेंगे 1/7 फैक्टोरियल। इसको हमें 8 फैक्टोरियल करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी 8 फैक्टोरियल है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये कितना हुआ 56 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल दैट इज 8 फैक्टोरियल, प्लस ये कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय अगेन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। तो ये कैंसल आउट हो गए कॉमन निकाल के।
तो यहाँ पे 56 प्लस 8 कितना हुआ, हमें आंसर मिलेगा 64। तो फाइनल आंसर विल बी x की वैल्यू कितनी होगी भैया यहाँ पे 64, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी चीजें। अभी हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो है फैक्टोरियल नोटेशंस के बाद कि जो हमारा टाइप नंबर 2 है क्वेश्चंस का, जिसमें हमें क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना होता है, फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूले देखते हैं एंड फिर उसके बाद फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों अब फॉर्मूला देखते हैं परम्यूटेशंस का क्या होता है। फॉर्मूला होता है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे जो ये P डिनोट करेगा वो किस लिए है, परम्यूटेशंस के लिए, और जब यहाँ पे C होगा तो वो फॉर्मूला किसके लिए हो जाएंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के लिए, C फॉर कॉम्बिनेशन, P फॉर परम्यूटेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है NPR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें गिवन ऑब्जेक्ट जो होंगे वो ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमें रिपीटेशन नॉट अलाउ के लिए अगर बोलेगा तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, सबसे पहली बात कि व्हेन ऑल गिवन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, अगर मान लेते हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, इस बात का ये मतलब हुआ कि भैया यहाँ पे देखो रूट, ये कोई वर्ड है, इस वर्ड के लेटर का यूज करके जो है हमें नंबर ऑफ वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे देखो कि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है क्या, तो यहाँ पे देखो ओ जो है वो 2 बार आया है, मतलब ये डिफरेंट जो है डिस्टिंक्ट नहीं है दोनों से, ये तो सेम ही ऑब्जेक्ट है ना, 2 बार प्रेजेंट है, मतलब एक ही चीज 2 बार प्रेजेंट है। ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा, ये आगे चल के धीरे धीरे क्वेश्चन हम बढ़ेंगे तो ये फॉर्म भी वहां पे आने वाला है कि जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट सेम ना हो, जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट सेम डिफरेंट ना हो, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे ये वाला एग्जांपल। ठीक है, तब हमें क्या करना है, ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है कि हमें n क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। व्हाट इज द r, r इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एट अ टाइम, सिलेक्ट एट अ टाइम या फिर यूज एट अ टाइम। एंड व्हाट इज द p, p इज द परम्यूटेशंस, p इज व्हाट, परम्यूटेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू, याद रखना आपको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपको डिजिट है और आपको 3 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है, तो इसमें से n की वैल्यू कितनी होगी भैया 6, एंड कितना यूज करना है आपको, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, तो फॉर्मूले के हिसाब से NPR क्या आ जाएगा आपका, n की वैल्यू 6 PR, तो 6PR, r की वैल्यू कितनी है, अगेन 3 है। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n फैक्टोरियल, यहाँ पे n की वैल्यू 6, तो 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दोनों की सब्ट्रैक्शंस, तो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना मिलेगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा, एंड ये दोनों कैंसिल आउट, ये कितना मिलेगा 6 इंटू 20 एंड ये 120 मिलेगा, जो कि हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है। कैसे, बाय सिंपल लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ऐसे लगाना होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए, डिस्टिंक्ट का मतलब देखो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये सब अपने इसमें अलग अलग है। 1 दोबारा 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 अलग है, दोबारा प्रेजेंट नहीं है, मतलब जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट है वे सारे के सारे कैसे अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। दूसरी बात, रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब जाके ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम नहीं लगाएंगे। सर फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप लोगों को
इस फॉर्मूले का एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है कि कहाँ पे इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, और फॉर्मूला लगाते समय कैलकुलेशंस ऐसे करना है, ये समझना है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बेस के ऊपर एक दो सवाल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आइए बच्चों, दो सवाल लेते हैं जो कि हमारा अभी हमने फॉर्मूला देखा है NPR, उसके ऊपर बेस है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आपको क्वेश्चन है NP5 equals to 42 multiplied by NP3 and find the value of n and such that n is greater than 4। तो देखिए गिवन है NP5 equals to 40 times NP3, तो NP5 को जो है हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये कहाँ से लिया हमने, फॉर्मूला से, ये आपको याद होना चाहिए। इक्वल्स टू 42 तो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाइड बाय, इसी को भी NP3 को क्या लिख सकते हैं, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ से n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, बेसिकली हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या रहा, 1/n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर बचा 42, डिनोमिनेटर। अब n माइनस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल। याद कीजिए थोड़ी देर पहले अभी पढ़ के आए थे कि अगर ऐसा है n फैक्टोरियल तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी को ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाई है, अगर आपने नोट डाउन की है तो समझ में आ रही होगी चीज़ें। वीडियो अगर अच्छे से देख रहे हैं आप लोग तो हर एक चीज़ जो मैंने पढ़ाई है वो समझ में आएगी। तो सेम लॉजिक से इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब n माइनस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ऐसे क्यों किया, ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो सके। अब ये इस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 और इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 42। चलिए ये क्वाड्रेटिक मिलेगा हमें n स्क्वायर, और ये -3 -4 -7n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। 42 उस साइड चले जाएगा तो हमें मिलेगा कितना, n स्क्वायर -7n -30 मिलेगा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमें आता है। कोई भी मेथड लगा दो, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड, वहाँ से n की वैल्यू निकालो, आपको n की वैल्यू 2 मिलेगी। एक मिलेगी n इक्वल्स टू 10 एंड एक मिलेगी n इक्वल्स टू आपको -3। और क्वेश्चन ने खुद बोला है कि n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो -3 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आपका आंसर जो होगा वो n इक्वल्स टू 10 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये तो आप बड़े हो चुके हैं। अगर CT दे रहे हो तो ये तो सिंपल चीज़ें आ रही होगी आपको। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, वैसे ही कुछ दिया है, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम इस साइड लेके आते हैं और थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये 3 टाइम्स क्या होगा, MP4, और ये क्या होगा 5 टाइम्स n माइनस 1 इंटू P4, ऐसे होगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फैक्टोरियल वाला, परमिटेशंस का फैक्टोरियल वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 एज इट इज। ये क्या मिलेगा भैया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे n माइनस 1 माइनस 4 कितना मिला, n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल लगाया है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, n माइनस r करना होता है डिनोमिनेटर में, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। याद तो होता है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है इंटू n को मैं n माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में n माइनस 4 को मैं n माइनस 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो क्या होगा n माइनस 4 इंटू यहाँ पे होगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, तो ये एज इट इज होगा 5 टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में होगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसर, n माइनस 5 n माइनस 5 वेट कैंसर। तो कितना मिला, न्यूमरेटर यहाँ पे 3n, और ये इस साइड आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 5n माइनस 5 फोर द 20, तो उस साइड भेज दो तो 5n माइनस 3n, 2n इक्वल टू कितना मिला हमें 20। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, n इक्वल टू 10। यहाँ पे भी n की जो वैल्यू है वो कितना मिली, 10 मिली, जो कि 4 से ग्रेटर है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है
फैक्टोरियल नोटेशंस के ऊपर जितने भी सवाल आएंगे वो समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ते हैं बच्चों आगे, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि और भी परम्यूटेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एक सिंपल तरीका तो जो है सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हमने देखे हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कि फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो देखिए हम फॉर्मूले में जहाँ पे n का यूज करेंगे उसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इतने ऑब्जेक्ट हमें गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट हमें गिवन है, इसमें से हमें 3 डिजिट का यूज करके एक नंबर बनाना है, मतलब जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो जहाँ पे भी n आएगा उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 5। r का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर यूज या फिर सिलेक्ट, कि हमें टोटल ऑब्जेक्ट में से कितने यूज करना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो r होगा वो ज्यादा से ज्यादा n के इक्वल होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि 5 ऑब्जेक्ट है और 5 में से 6 को सिलेक्ट कीजिए, बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो 5 में से या तो 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 को, 3 को, 4 को या फिर 5 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है, n से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितना होगा भैया, यहाँ पे 3 होगा। फिर उसके बाद जो p होगा फॉर्मूले में जहां कहीं भी p होगा तो p का मतलब होगा परम्यूटेशंस, और परम्यूटेशंस का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था लेक्चर के कि परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है। अब हम पहला फॉर्मूला देखेंगे, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से दोबारा हम देखेंगे कि NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n and p and r यहाँ पे गिवन है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। सारे जो गिवन ऑब्जेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, एग्जाम्पल के जरिए भी मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी लगता है कि ये फॉर्मूला लगना चाहिए तो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ होना चाहिए कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एंड रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउ, तो फिर रिपीटेशन जो है वो भी नहीं होना चाहिए, तो तब जाके फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखते हैं कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या सारे डिजिट अलग अलग हैं, तो हमने बोला हाँ तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर हमें देखना होगा रिपीटेशन ऑब्जेक्ट अलाउ है या नहीं है, तो इसने बोला सीधा लिखा गया है RNA का मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन हम सिंपल मैथमेटिक्स से भी लगा सकते हैं, फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल जो हमने ऑलरेडी देखा बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन से, या फिर फॉर्मूले से भी हम लगा सकते हैं। तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 5, r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, NPR इक्वल्स टू होगा आपका 5p3। तो इस बात का क्या मतलब होता है कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों की सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये कितना होगा आपका आंसर विल बी 5 4 द 20 20 इंटू 3, आंसर विल बी 60 एंड यही आंसर होगा आपका। अगर यही क्वेश्चंस हमको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 3 डिजिट का यूज करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो पहला बॉक्स फिल करने के कितने चांस होंगे हमारे पास 5, दूसरा 4 और फिर तीसरा 3, यही यहाँ पे आ चुका है। देखो 5 4 एंड 3 ये आ चुका है, 5 4 एंड 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो चीजें वही है घुमा फिरा के 60। ठीक है, तो आपको कई बार ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर फॉर्मूले से तो बहुत बेहतर है कि हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वैसे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हमें फॉर्मूले की हेल्प लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, अपने आप में लिमिटेशन है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है इसके लिमिटेशन है, तभी जाके हम फॉर्मूले की तरफ आए हैं। तो आगे जाके हमें पता भी चलेगा कि कहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट होंगे एंड रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउ कर देगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। अभी आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जो भी हमें गिवन ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो अलाउ होगा। इससे पहले NPR के फॉर्मूले में रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं था, मतलब दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप जानते हैं
जो रिपीटेशन नॉट अलाउ है एंड रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ कितने वे हो सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन n रेज़ टू द पावर r, ये होता है। अब हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमें डिजिट गिवन है, ठीक है। ऑल डिफरेंट है, हमने चेक किया कोई भी सेम नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट है, मतलब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। फिर नीचे आके हमने देखा कि रिपीटेशन इज अलाउ है, मतलब देखो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलाउ, आर ए का मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ अलाउ, और आर एन ए का क्या मतलब है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ये ठीक है। फिर हमें फॉर्मूला लगाना है n रेज़ टू द पावर r। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी मिली है 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या मिलेगा 5 रेज़ टू द पावर 3, और 5 का क्यूब कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू 5 दैट इज 125। दिस इज द आंसर, ठीक है। देखो कितना वक्त लगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देखो 3 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है, तो क्या होगा, पहला बॉक्स फिल करना है, कितने तरीके 5 तरीके। अब रिपीटेशन अलाउ है तो दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, तो सेकंड बॉक्स फिल करने के भी 5 चांसेस है और थर्ड बॉक्स फिल करने के भी 5 चांसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज अगेन कितना होगा 125 होगा, जो कि इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आए होंगे। फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस हमें आना चाहिए एंड बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल है हमारा काउंटिंग का, वहाँ से भी बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन से, बाय लॉजिकल अप्रोच से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आइए बढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ केवल एक टाइप के क्वेश्चंस जिसमें क्या थे कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट थे। ये जितने भी अभी तक परम्यूटेशंस के हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें क्या थे, जो गिवन ऑब्जेक्ट थे बेटा वो डिफरेंट थे, और फिर उसमें कहीं पे रिपीटेशन अलाउ होता था, कहीं पे रिपीटेशन नॉट अलाउ होता था, ये देखा था। अब हम उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है गिवन ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट ना हो, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेम काइंड के हो, फिर उसमें जो है हम कैसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमें ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सिलेबस में हमारे कि जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट है। तो उस सिचुएशन में करना क्या, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। हेडिंग है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट, मतलब क्वेश्चंस में अगर हमें गिवन ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट ये सेम काइंड के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है इलाहाबाद, तो हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के जो लेटर है इसका यूज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितने लेटर बना सकते हैं। तो ये इसमें हम जब देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भैया इसमें जो ए है ये कितनी बार आ चुका है, तो 1 2 3 एंड 4, ए 4 बार आ चुका है। फिर उसके बाद एल कितनी बार आ चुका है, तो एल हमें 2 बार आ चुका है, ये ठीक है। और बाकी जो एच है वो 1 बार आ चुका है, एच 1 ही बार है। फिर जो बी है वो 1 ही बार आ चुका है, और डी 1 ही बार आ चुका है। तो टोटल हमारे पास जो लेटर वो कितने 4 6 7 8 9 लेटर हमारे पास हैं। क्या 9 लेटर सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो हमने बोला नहीं, ए 4 बार है एल 2 बार है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एनपीआर के फॉर्मूले में या फिर एन रेज़ टू द पावर आर के फॉर्मूले या फिर जो हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग वाला जो कंसेप्ट है उससे सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो चीज को, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो ऑल आर नॉट डिफरेंट, उसमें ये कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। एल देखो 2 बार आया, ए 4 बार आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में सारी कंसेप्ट क्लियर होगी। अगर ऐसे हमें मिलता है कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो गए, तो हमें क्या करना है कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने वो काउंट करना है। तो हमारे पास कितना मिला 9, तो हमें जो आंसर है वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल वे। परम्यूटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वे तो होता है, टोटल वे क्या होगा कि 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल में दिक्कत क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 9 फैक्टोरियल में वो सारे लेटर आएंगे। कोई बच्चा बोलेगा देखिए सर अब हम यहाँ पे ऐसे वर्ड है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इस सेकेंड नंबर पे जो एल है और जो फर्स्ट नंबर को जो एल है उन दोनों को आपस में जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं और फिर जो वर्ड है वो मिलेगा हमें। तो सोच के ये सोचो, करके भी देखना कि अगर इन दोनों के हम सीक्वेंस कर लेंगे तो क्या हमें वो अलग वर्ड मिलेगा,
तो आंसर नहीं, सेम वर्ड मिलेगा, तो वो अलग परम्यूटेशंस नहीं होगा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल में ये दिक्कत है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे तो इस a को और ये वाले a को आपस में अगर हम सीक्वेंस इंटरचेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे, तो फिर जो वर्ड मिलेगा वो सेम इलाहाबाद ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे तो हमें फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एक्चुअल में हमें कम मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाला इलाहाबाद जिसमें ये ए यहाँ पे, ये ए यहाँ पे, चेंज करने के बाद वही इलाहाबाद मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, वो निकालने 9 फैक्टोरियल लिखना। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, ए है फिर एल है, जो एक बार प्रेजेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, ये ए 4 बार है इसीलिए 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय एल 2 बार है इसीलिए 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे एच 3 बार होता तो हम 3 फैक्टोरियल करते, बी 4 बार होता तो 4 फैक्टोरियल। मतलब एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो उसके फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना है, और वो भी न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में। तो ए 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, एल 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? फिर से एक बार, सबसे पहला ये कंसेप्ट कब लगाना है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। ये कैसे चेक करेंगे, करके देख लो, ए 4 बार है, एल 2 बार है, एक से ज्यादा बार अगर प्रेजेंट होगा तो इस कंसेप्ट में आएगा। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, 9, तो 9 फैक्टोरियल लिखो। डिनोमिनेटर में क्या करना है आप लोगों को, जो अल्फाबेट बोलो, नंबर बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है उसका जो भी फैक्टोरियल आएगा, जैसे 4 है तो 4 फैक्टोरियल, या फिर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। ये कहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, देखो 9 को हमको 5 तक लिखना है, 9 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, ये दोनों कैंसिल, ये ठीक है, ये 2 से ये 4 टाइम्स कटा, तो आंसर क्या होगा, ये 9 इंटू 4 36 इंटू ये 42 इंटू 5। ठीक है, तो आंसर विल बी, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7560 ये आएगा, 7560। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल सही है, 7560। इतना नंबर ऑफ वैसे इतने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिलेंगे, 560। ठीक है, इतने तरीके से हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। चलिए, सेम अप्रोच यहाँ पे लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आएगा फिर वीडियो को दोबारा आपको प्ले करना है। चलिए, क्या है, इंस्टीट्यूट है। क्या ये क्वेश्चन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट में आएगा या फिर ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट में? तो हम देखेंगे भैया, इसमें जो आई है, इसमें जो आई है वो कितनी बार प्रेजेंट है, तो 2 बार है, एक यहाँ पे 2। फिर उसके बाद एन जो है वो कितनी बार है, एक ही बार है। फिर उसके बाद जो एस है वो कितनी बार है, एक ही बार है। फिर टी को देखो, टी कितनी बार है, यहाँ पे हमें टी मिलेगा 3 बार। कैसे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर टी हो गया, फिर यू 1 बार है। फिर उसके बाद जो ई है वो कितने बार है, एक ही बार है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, आई 2 बार है एंड टी 3 बार है, इसका मतलब ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट में ही ये आएगा। क्या करना है, टोटल ऑब्जेक्ट देख लो, 9 है तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करो एंड आई होप कि आप लोग जो है ये समझ पा रहे होंगे कैसे कैलकुलेट करना है। पूरी वीडियो अगर आप कंसेप्ट स्टार्ट से देख रहे हो तो सारी कंसेप्ट क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो क्या होगा, ये होगा 9 8 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल किया डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से ये कितने बार गया, 4। और जब आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30,240 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ बच्चों कि आप लोगों को जो है वो डिटेल में समझ में आया होगा कि कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे बेसिक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है एंड कहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना है नॉट डिफरेंट वाली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के इस सिलेबस में आते हैं, वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी बच्चों, यही जो अभी हमने पढ़ा है इसको थोड़ा नोट करके लिख लेते हैं, आपके नोट्स में भी होना चाहिए। क्या लिखा गया, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें एन ऑब्जेक्ट गिवन हो गए वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर 1 कर्ण, मतलब वहां पे अभी हमने देखा जैसे A 4 बार था, L 2 बार था, वैसे ही P1 ऑब्जेक्ट एक कोई ऑब्जेक्ट है
वो P1 टाइप प्रेजेंट है, एक सेम काइंड का है, P2 ऑब्जेक्ट भी सेम काइंड का है, तो वो सेकेंड काइंड का है। तो हमें इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि भैया उसमें कितने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, जैसे मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट है वो P1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे P1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड काइंड का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितने बार रिपीट हो रहा है P2 टाइम्स, P2 फैक्टोरियल। अगर कोई होता थर्ड ऑब्जेक्ट वो P3 टाइम्स रिपीट कर रहा होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता सिलसिला, ठीक है। तो ये हमें नोट डाउन करके रखना है। एंड जहाँ पे भी ऐसे किस्म का सवाल आएगा जहाँ पे हमें ये देखना है कि परम्यूटेशंस निकालना है, जहाँ पे n ऑब्जेक्ट गिवन है एंड ऑल आर नॉट डिफरेंट, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, तो उससे हमें डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले जो सवाल है वो थोड़े हाई लेवल के हैं। तो देखिए अब तक जितना हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला बेस्ड था, या फिर कहीं ना कहीं एक लॉजिकल अप्रोच से भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये जो थोड़े सवाल है ये भी सिंपल ही है लेकिन थोड़ी एक लेवल ज़्यादा आगे है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड अप ऑफ फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो चलिए हमको क्या करना है, डॉटर इस लेटर के, इस वर्ड के जितने लेटर है उसका यूज करके हमें वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट पहली सिचुएशन ऑल ओवल कम टुगेदर, दूसरे हमें देखना है कि ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं कि जिसमें ऑल ओवल डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो टर्म्स है कम टुगेदर ये नई चीज है एंड डू नॉट कम टुगेदर ये नई चीज है। तो दोनों में आप लोगों को बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चंस के साथ डील करना है। सबसे पहले हम टोटल वर्ड निकाल लेंगे। टोटल वर्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चंस को रिलेट करिए आप कि डॉटर ये जो वर्ड है हमारा इसमें कितने लेटर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऑल आर डिफरेंट है या फिर नॉट डिफरेंट है, तो देखिए डी एक ही बार है, ए एक ही बार है, यू जी एच टी ई आर, मतलब हर लेटर केवल और केवल एक ही बार प्रेजेंट है, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है। तो सारे यूज करने हैं, तो चाहे आप NP-R लगाइए या फिर सीधा n फैक्टोरियल लगाइए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे r होगी, क्योंकि सारे हमें सिले n की वैल्यू कितनी है भैया 8, r की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा NP-R, तो क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो r हो चुकी है, तो n की वैल्यू r होगी, तो r माइनस r कितना हो जाएंगे 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि 8 लेटर है और 8 लेटर को मुझे रीअरेंज करके लिखना है, तो जितने लेटर होते हैं उसका फैक्टोरियल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी आप शॉर्ट से याद रख सकते हो, ठीक। या फिर जैसे मैंने फंडामेंटल जो पढ़ाया था काउंटिंग का, कि पहला अगर बॉक्स फिल करना है तो 8 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 6, सबका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे करते करते 8 फैक्टोरियल हमें मिलने वाला है। तो टोटल वर्ड कितने आ जाएंगे इसके 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल जो होता है मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए, एंड आई होप याद होगा कितना होता है 40,320। ये आगे टोटल वर्ड का क्या मतलब है कि डॉटर वर्ड में जितने लेटर है उनको रीअरेंज करके आगे पीछे करके जितने वर्ड मिल सकते हैं वो सारे वर्ड कितने 40,320, 40,320। अब पहला देखते हैं कि नंबर 1 ओवेल आर कम टुगेदर, मतलब इस वर्ड में जितने ओवेल है वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो एक साथ आने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ओवेल बोला है, और किसी टाइप के क्वेश्चन में बोलेगा P एंड S एक साथ आने चाहिए। मान लेते हैं कि स्कूल एक लेटर है, उसमें S और C एक साथ आने चाहिए, मतलब कम टुगेदर आना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन में समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ओवेल ही आएगा, हो सकता है कंसोनेंट हो सकता है और कुछ हो, I और P एक साथ आने चाहिए, हो सकता है यहाँ पे D और R एक साथ आने चाहिए, या फिर D A U ये तीनों एक साथ आने चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट है एक साथ आने की, कम टुगेदर की। तो उसके लिए क्या करना है कि हमको जो ओवेल है वो एक साथ लाने हैं। तो ओवेल कितने हैं इसमें भैया A U एंड E है, तो हम क्या करेंगे A U एंड E इन तीनों लेटर को एक बॉक्स में फिल कर लेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को, इस कंसेप्ट को। जितने भी कम टुगेदर वाले कंसेप्ट के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे उसमें ओवेल हो, कंसोनेंट हो, या फिर और कई के
कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि डी ए यू ये एक साथ होने चाहिए या फिर डी और आर एक साथ होने चाहिए। कंसेप्ट है एक साथ आने की। तो करना क्या है कि हमें वो लेटर देखना है जो एक साथ हमें लेना है। तो यहाँ पे ओवेल बोला है, तो ओवेल कितने ए यू ई एक बॉक्स में रखना है। अब बचे कितने वो लेटर लिख लो बाद में। अब बचे कितने 8 थे टोटल, 8 में से 3 चले गए, बचे 5। तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे होगा 5। तो हो सकता है यहाँ पे ए यू ई हो चुका है, तो यहाँ पे होगा डी, फिर यहाँ पे जी, ठीक है, फिर एच, फिर टी एंड फिर आर। अब सुनो, मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है। क्या करना है कि हमें ये जो ओवल है, ये जो बॉक्स है, ये जहां पे भी जाएगा ये तीनों एक साथ होने चाहिए। मतलब हमने क्या किया कि इस बॉक्स में तीनों को एक साथ रख दिया। कौन कौन? ओवल, जो कि है इस वर्ड में ए यू ई। अब ये बॉक्स कहीं पे भी जाएगा, डी के बाद जाएगा तो तीनों एक साथ ही जाएंगे, डी के पहले होगा तो तीनों एक साथ ही होंगे, कहीं पे भी बीच में जाएगा तो एक साथ ही होंगे, हाँ या ना? ठीक है। तो अब ये जो तीनों लेटर आए हैं इनको केवल और केवल सिंगल लेटर की तरह यूज करो, सिंगल लेटर की तरह यूज करो। तो कितने लेटर हो गए यहाँ पे? ये होगा 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार क्या कहा मैंने कि जितने लेटर हमें एक साथ चाहिए थे एक बॉक्स में रख दिया। अब वो बॉक्स में कितने लेटर है हमें ध्यान नहीं देना है, उसको केवल एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेटर कितने हो गए? 6 हो गए। 6 लेटर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? आंसर है 6 फैक्टोरियल से, है ना? यहाँ पे क्या था? 8 लेटर थे, 8 लेटर को कितने तरीके से लिख सकते हैं? आंसर 8 फैक्टोरियल। 5 लेटर होंगे तो 5 लेटर को कितने तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सिलेक्ट ऑल एट अ टाइम, n की वैल्यू r होगी तो n फैक्टोरियल ही आएगा। तो हमारे पास कितने लेटर है? अभी मानना है इसको एक ही सिंगल लेटर है, तो 6 लेटर है। 6 लेटर को अगर रीअरेंज करके हमें लिखना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने होंगे? आंसर है 6 फैक्टोरियल, तो इसका जवाब होगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। मतलब ये जो बॉक्स कहीं पे भी जाएगा, डी के बाद जाएगा तीनों एक साथ जाएंगे, जी के बाद जाएगा तीनों एक साथ जाएंगे, एच के बाद सेम टी आर कहीं पे भी जाएगा तो ए यू ई तीनों एक साथ ही जाएंगे, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि ओवेल कम टुगेदर। ठीक है, यहां तक। अब दूसरा सवाल इसके अंदर हम जाके देखेंगे, और इसके अंदर जब हम जाके देखेंगे तो एक सवाल ये भी तो आ सकता है कि सर इन तीनों को भी तो हम आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, पहले यू आए बाद में ई आए फिर ए आए, है ना? रीअरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी पहले ए फिर यू फिर ई आए, उनके अंदर भी तो हम सीक्वेंसिंग को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो कितने लेटर हैं अंदर? 3 लेटर को कितने तरीके से हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं? आंसर है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, कभी भी कम टुगेदर वाला सवाल होगा, ओवेल होगा, कंसोनेंट होगा, कुछ भी होगा, तो हमें एक बॉक्स में एक साथ जितने भी लेटर है वो लिखना है और बचे हुए लेटर आउटसाइड लिखना है। और जो एक बॉक्स में लिखे लेटर है वो कितने भी हो, हमको सिर्फ उसको सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करना है और बाकी नंबरिंग करना है। तो अभी देखिए, ये तीनों को एक लेटर ही मानना है, एक बॉक्स को एक लेटर मानना है, तो टोटल लेटर कितने हो गए मानना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर को कितने तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है? तो आंसर है 6 फैक्टोरियल से। अब फिर अंदर जाके हमने देखा अंदर कितने लेटर है? 3 लेटर। तीनों लेटर भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। दोनों का होना पॉसिबल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और आंसर कितना आएगा? हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल जो होता है वो कितना होता है? 720 एंड 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा? 4320। 4320 ये होगा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। इसने क्या बोला है? ऑल ओवेल डू नॉट कम टुगेदर। अब जहां पे भी डू नॉट वाला वर्ड आएगा, ना, तो वो बहुत सिंपल होता है। तो सेकेंड कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, डू नॉट वाला। तो डू नॉट वाला करना क्या है कि जो टोटल वर्ड है उसमें से जो वो ओवेल एक साथ वाले वर्ड है उसको माइनस कर दो। ध्यान से सुनो इस बात को। टोटल वर्ड कितने निकाले? डॉटर वर्ड के लेटर को रीअरेंज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूं? तो आंसर है 40,320। उसमें से 4,320 ऐसे वर्ड है जिसमें ओवेल एक साथ आते हैं।
तो आप ही बताइए ऐसे कितने वर्ड हो गए कि जिसमें ओवेल एक साथ नहीं आते हैं। तो आप बोलेंगे सर टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो बचेंगे है ना, जो टोटल वर्ड है उसमें से 4320 ऐसे वर्ड है जिसमें एक साथ ओवेल आते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं आते ये तो काउंट नहीं हुआ ना, तो नहीं वाले कितने हो गए, टोटल में से इसको माइनस कर दो। तो डू नॉट कम टूगेदर, ओवेल डू नॉट कम टूगेदर। क्या होगा भैया, टोटल 40,320, इसमें से माइनस कर दो 4,320, जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा 36,000, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं आशा रखता हूँ, बहुत उम्मीद रखता हूँ आपसे कि जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को अभी समझ में आ चुका होगा। एक फाइनल क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि जो है कंसेप्ट और डिटेल में बनी रहे। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हमें क्या करना है, जो मंडे ये वर्ड है इसके लेटर के जो लेटर है उसका इस्तेमाल करना है ऑल एट अ टाइम, यहाँ पे 4 एट अ टाइम, यहाँ पे ऑल एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन हर लेटर जो है वो एक ही बार यूज होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ईच लेटर यूजिंग वंस एग्जैक्टली वन। इस बात से क्या सेंस बनता है कि हर लेटर केवल और केवल एक ही बार यूज करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है। कोई बात नहीं, मंडे तो सबसे पहले देखिए ऑल आर डिफरेंट है या नहीं है ना। अब आप जानते हो, सब कुछ पढ़ के आए हो, ऑल डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट नहीं है, तो क्या करना है, मंडे MONDAY, ऑल आर डिफरेंट, कोई बात नहीं। 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम, तो नंबर 1 कैसे भी कर सकते हो, मैंने सब तरीके आपको बता दिए, फॉर्मूला मेथड भी बता दिया। NPR का फॉर्मूला लगाओ, n कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने यूज करना है 4, तो 6 P4 से लगाइए, आंसर सेम ही आएगा। या फिर आप प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग वाला जो कंसेप्ट है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। टोटल कितने 4 लेटर यूज करना है, तो 1 2 ये 3 एंड ये होगा 4 आपका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे करना है। पहला बॉक्स फिल करने गए, आपके पास 6 वे है, तो 6 तरीके से, रिपीटेशन नॉट अलाउ, कम होगा 5 फिर 4 फिर 3, तो क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3, तो क्या होगा ये 30, ये 12, तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 12 3 360, ये आंसर होगा आपका पहले क्वेश्चन का। आप NPR से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम, मतलब सब कुछ हमें यूज करना है। कितने हैं 6, 6 के 6 यूज कर लो, तो NPR N = R हो गया, तो आंसर N फैक्टोरियल। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि भैया ये मंडे है, मंडे में कितने लेटर है 6 है, उनको ही आपस में रीअरेंज करके लिखना है। कितने तरीके से लिख सकते हैं, जितने उसमें लेटर है, कितने लेटर है 6 लेटर है, तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल आंसर होगा। और 6 फैक्टोरियल होता कितना है 720। देखो जी कितना सिंपल है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फिर आपकी तो चांदी ही चांदी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन थर्ड को देखो। अब क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। कैसे, उसने क्या बोला, ऑल लेटर आर यूज, सब कुछ यूज करना है, लेकिन बट फर्स्ट लेटर इज ओवेल, और ओवेल कितने हैं इसमें, या तो O है या तो फिर A है। मतलब जो सब कुछ यूज करना है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो कंपलसरी उसने बनाया, या तो वो ओवेल होना चाहिए। ओवेल का मतलब O हो सकता है, 2 ही ओवेल है इसमें, O और A, या तो फिर स्टार्टिंग O से होना चाहिए या फिर A से होना चाहिए। तो 2 केस है, तो केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे समझते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में एंड और फिर और की कंसेप्ट क्या है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन में आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होगा भैया, केस 1 स्टार्टिंग विथ या O से कर लेंगे, स्टार्ट विथ O। केस 1 स्टार्ट विथ O, स्टार्ट विथ O, तो क्या होगा मान लेते हैं ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो पहला बॉक्स है इसमें हमें किसको रखना है, O को ही रखना है, तो O को रखेंगे। और O को रखने का चांस कितना है, एक ही तरीके से रख सकते, दूसरा बार O तो नहीं है, तो एक ही तरीके से रख दिया। अब बाकी जो है वो हमें फिक्स करना है। इस बॉक्स को फिल करने का एक ही तरीका है हमारे पास, देयर इज नो ऑप्शन, ओनली वन वे टू फिल अ बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स बोलेंगे इसको।
अब इसको फिल करने के ओ तो चला गया, फिर ओ चला जाने के बाद हमें क्या मिला, MNDAO 1 2 3 4 5 तरीके है, तो यहाँ पे लिखा 5, फिर उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे तो ये फिक्स हो गया, ये बॉक्स ओ से फिक्स हो गया, यहाँ पे ओ रख दिया, फिर इसका जो नंबर ऑफ वे होगा सबका मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। ये होगा केस नंबर 1। केस 2 ऐसे भी तो हो सकता है भैया कि जिसमें शुरुआत जो है वो तो ओवेल से बोला है, ओवेल तो ए भी है, ए से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो वो भी हमारा आंसर हो सकता है, वो भी हमारा आंसर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो भी केस देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड में की सेकेंड केस, केस नंबर 2, केस 2, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग विथ ए कर लेंगे, स्टार्ट विथ ए। स्टार्ट विथ ए में क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए ओके, तो पहला बॉक्स को फिल करने का तरीका एक ही है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो केवल और केवल ए ही रख सकते हैं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे फिर ए को छोड़ के सब कुछ रख सकते हैं। देखो यहाँ पे ओ था, अब ए को फिक्स कर दिया, तो MONDY कितने तरीके, 5, फिर आ जाएंगे 4 फिर 3 2 1, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब केस 1 भी आंसर है। और बीच में क्या आया, और देखो ध्यान से सुनना इस बात को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एंड का सेंस कहां पे आता है और फिर और का सेंस कहां पे आता है। इसका मतलब ओ से शुरुआत हुआ तो भी चलेगा, और ए से शुरुआत हुआ तो भी चलेगा, तो बीच में आपको और मिला, ठीक है। खुद ट्राई करके देखिएगा, ये भी चलेगा फिर उसके बाद ये भी चलेगा, मतलब आपके पास ऑप्शन है, ये भी आंसर है या फिर ये भी आंसर है, या फिर आया, या फिर का इंग्लिश में मतलब होता है और का जहां पे भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सेंस आएगा, आपको क्या करना है, दोनों के आंसर की एडिशंस करनी है। क्या करना है, एडिशंस करना है। और जहां पे आपको एंड का सेंस आएगा AND, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो एंड का आपको कॉम्बिनेशन में जरूर आएगा, परम्यूटेशंस में आपको और का समझ में आया, तो और का जहां पे भी सेंस आएगा आपको क्या करना है, दोनों का आंसर जो है दोनों की एडिशंस करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, एंड AND का जहां पे सेंस आएगा वहां पे आपको आंसर का मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो यहाँ पे दोनों का आंसर कितना है, 120 120, दोनों की एडिशंस करना है, 120 प्लस 120, दोनों की एडिशंस करके फाइनल आंसर कितना आएगा, 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240, एंड 240 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मतलब 240 ऐसे वर्ड हो गए जिसमें स्टार्ट किससे होगा, ओवेल से होगा, या फिर वो ओ से हो सकता है या फिर ए से हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको नोट डाउन करनी है, जहां पे भी आपको और का सेंस मिलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में या फिर प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी भी हम जब पढ़ेंगे वहां पे भी ये सेंस मिलेगा हमें, तो आपको ये जरूर याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे होगा, एंड आएगा तो एंड, एडिशंस कहाँ करना है, जहां पे हमें एंड मिले, एडिशंस कहाँ पे करना है, जहां पे और मिलेगा, फिर उसके बाद एंड आया तो मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपको याद रखना है। मैं आशा रखता हूँ बच्चों, उम्मीद रखता हूँ कि आज जितना भी हम पढ़े हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में, अभी तो फिलहाल कॉम्बिनेशंस को मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कॉम्बिनेशन छोटा सा टॉपिक है, परम्यूटेशन बहुत बड़ा था इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया है, पर जो कॉम्बिनेशन है वो केवल एक ही लेक्चर में 30 मिनट में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको पसंद आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि ऐसे जितने भी बच्चे जिनको ये नीड है कि उनको जो नॉलेज है, क्वालिटी नॉलेज मिलना है, तो आप लोगों को क्या करना है, उन लोगों के साथ, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो और वीडियोस बनाना है, तो हमें एक इंस्पिरेशंस मिलती है, यहाँ से एक मोटिवेशंस मिलता है। जहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो, जो भी आपकी दिक्कत होगी वो आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे रुकते, मिलते हैं अगले सेशंस में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो होगा हमारा कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए जय हिंद।